ये कहानी ऐसे आदमी की है जो जेल में सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो जेल तोड़कर भाग सके। इस कहानी की शुरुआत में सिल्वर स्टेलन को दिखाया जाता है जिसका नाम रे है और वह एक जेल में बंद है। वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है और तभी बाहर एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और अगले पल में यह दिखाया जाता है कि रे फायर ब्रिगेड वालों की ड्रेस पहनकर जेल से निकल जाता है। वहां पर बाहर उसके साथी होते हैं जिन्होंने कार में ब्लास्ट किया होता है। रे उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। अब रे के साथी उसे छोड़ देते हैं और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। उस वक्त रे एक टेलीफोन बूथ पर किसी को कोड वर्ड शो टाइम कहता है। इसके बाद पुलिस रे को अरेस्ट कर लेती है और तभी यहाँ पर एक क्लार्क नाम का आदमी आता है और वह पुलिस को कुछ दिखाता है और अगले पल में रे और क्लार्क जेल के वार्डन के रूम में है और क्लार्क वार्डन को बताता है कि हम द फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए काम करते हैं और रे मेरा पार्टनर है। इससे पहले भी रे 14 जेलों से भाग चुका है। इसके बाद रे बताता है इस काम की उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है, इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वह इस काम को करते हैं। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद इनकी एक और मीटिंग होती है और इस मीटिंग में रे, क्लार्क, उसकी पूरी टीम और सीआई की एक जेसिका नाम की वकील आती है। मिलर एंड जेसिका रे को बताती है कि कुछ लोगों के लिए गुप्त जेल बनाई गई है, लेकिन जो लोग इस जेल के पूरे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं पहले वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जेल इतनी सुरक्षित है क्या, इसीलिए हम आपको इस काम के लिए हायर करना चाहते हैं। इस काम के लिए उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे जो कि उसकी फीस से दुगनी फीस है। रे की टीम के लिए बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी टीम को यह पता नहीं होगा कि रे कहां पर गया है, इसीलिए रे की टीम नहीं चाहती कि वो इस मिशन पर जाए, लेकिन रे कहता है ठीक है मैं ये काम करूंगा। इसके बाद रे को बताया जाता है कि तुम्हारा नाम एंथनी होगा और पिछले 10 सालों में यूरोप में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो सभी बॉम्ब तुमने बनाए थे। इसी आरोप में तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। रे पूछता है वहां मेरा कॉन्टैक्ट कौन होगा। उसे बताया जाता है कि वहां का वार्डन जिसका नाम रॉजर मोर्स है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे अपना इवैक्यूएशन कोड बताओगे और तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसकी टीम की मेंबर और उसकी दोस्त जिसका नाम एबिगेल है वो उसकी बॉडी में एक ट्रैकर डाल देती है। अब रे यहाँ से निकल जाता है और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और वो रे को उस गाड़ी में बिठा देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद रे की बॉडी से ट्रैकर को निकाल दिया जाता है और अब रे की टीम ये पता नहीं लगा सकती कि वो कहां पर है। इसके बाद गाड़ी में रे को बेहोश कर दिया जाता है और जब को होश आता है तो वो एक ऐसी जेल में होता है जहां पर कोई भी दीवार नहीं होती। यहाँ पर जितने भी कैदी बंद होते हैं उन सबको शीशों के शेल में रखा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन पर कैमरे लगे हुए हैं जो हर पल इन पर नजर रखते हैं और यहाँ पर गार्ड्स हमेशा चेहरे पर मास्क रखते हैं, यानी कि ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गार्ड किस वक्त कौन सी ड्यूटी पर आता है। और रे जो यहाँ पर एंथनी के नाम से लाया गया वो समझ जाता है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है। इसके बाद उसे वार्डन के सामने ले जाया जाता है। इस वार्डन का नाम होता है वार्डन हॉब्स और वो उससे पूछता है कि वार्डन मार्श कहां पर है। हॉब्स उसे बताता है कि यहाँ पे मार्श नाम का कोई भी वार्डन नहीं है। रे उसे कहता है कि मेरा इवैक्यूएशन कोड है 31270। हॉब्स कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कोड बताओगे और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद रे को यानी कि एंथनी को वापस उसके केस में भेज दिया जाता है। अगले दिन रे को बाकी कैदियों के साथ एक हॉल में ले जाया जाता है। यहाँ पर तभी उसकी तरफ 3-4 कैदी आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करते रे उन पर हमला कर देते हैं और अब ये कैदी रे पर हमला करना चाहते हैं। और तभी वहां पर एक कैदी जिसका नाम एमिल रोटमायर है वो आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, इसीलिए वो सबके सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एमिल रे से कहता है क्या तुमने विक्टर का नाम सुना है। रे कहता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। एमिल कहता है कि विक्टर वो इंसान है जो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांट देता है और ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें उसका पता बताऊं क्योंकि मैं उसकी सिक्योरिटी में काम करता था। इसके बाद ये अपने सेल में चले जाते हैं। रे यहाँ पर चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे वहां पर एक आइसोलेशन एरिया दिखता है और अगले दिन जब ये सब नीचे उठे तब वहां पर वो एमिल को बोलता है कि मैं उस आइसोलेशन वाली जगह पर जाना चाहता हूं। एमिल कहता है कि ठीक है और वो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी वार्डन बोलता है इन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दो, यानी कि उसी आइसोलेशन वाली जगह पर जहां पर रे जाना चाहता था। और यहाँ पर इतनी तेज लाइट इनकी आंखों पर चमकाई जाती है कि ये अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहे होते और ये लाइट्स यहाँ पर इसलिए जलाई जाती है ताकि इन्हें पसीने आए और इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। ये एक तरह की सजा है। रे यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि फर्श पर एक प्लेट होती है जिसमें स्टील के पेच लगे होते हैं और अगली सुबह जब यहाँ पर डॉक्टर आता है तो रे डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है कि ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पर जो गार्ड होता है वो देख लेता है कि डॉक्टर और रे आपस में बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर से पूछता है इसने क्या पूछा। डॉक्टर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि इसने पूछा कि मेरी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट है और रे समझ जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा इंसान है। लेकिन इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है क्योंकि रे ने जो किताब लिखी होती जो उसने पिछली 14 जेलों से भागकर अपने एक्सपीरियंस से लिखी थी उसी किताब के रेफरेंस से इस जेल को बनाया गया होता है क्योंकि उस किताब में रे ने ये सब कुछ लिखा होता है। और यह बात पता चलती है वार्डन की रूम में रखी उस किताब से जो खुद रे ने लिखी है। अब इन दोनों को आइसोलेशन सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और अगले दिन रे जब एमिल से मिलता है तो वो उसे कहता है कि मुझे गोल्ड धातु का टुकड़ा चाहिए, अगर मुझे वो मिल जाए तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल दूं। एमिल कहता है कि मैं वो टुकड़ा ले आऊंगा और इसके बाद एमिल को वार्डन होप के रूम में बुलाया जाता है क्योंकि वो उससे विक्टर का पता जानना चाहते हैं क्योंकि वो विक्टर के लिए काम किया करता था और होस्ट उसे बहुत टॉर्चर करता है। और इससे पहले कि वो उसे वहां से बाहर ले जाते वो वार्डन के रूम से धातु का गोल्ड टुकड़ा उठा लेता है जैसा कि रे ने कहा था और वो टुकड़ा वो रे को दे देता है और उससे पूछता है कि अब मुझे अपने बारे में बताओ। दरअसल एमिल रे के बारे में जानना चाहता था और रे ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। और वो एमिल को बताता है कि जेल तोड़कर भागना मेरा पेशा है, पिछले 4 साल से जेल तोड़कर भाग रहा हूं और हब्स जो यहाँ का वार्डन है उसने इस जेल को बनाने के लिए मेरे रिकॉर्ड्स का, मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया है ताकि इसे कोई भी तोड़कर भाग ना सके। और वो एमिल को कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से इनका ध्यान भटका होगा। एमिल कहता है क्या करना होगा। रे कहता है कि एक बार फिर से तुम्हें बॉक्स में जाना होगा। एमिल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। रे फिर से कहता है कि अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा। एमिल कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इस जेल से बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें यहीं इस जेल में मार दूंगा। रे कहता है मंजूर है। रे उसे बताता है कि किसी भी जेल को तोड़कर बाहर निकलने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 लेआउट, नंबर 2 रूटीन और नंबर 3 हेल्प। और फिलहाल ये तीनों ही चीजें इनके पास नहीं है।
बताता है कि जिस बॉक्स के अंदर आइसोलेशन वाली जगह में हमें बंद किया था वहां नीचे कोई नाली है और मैं पता लगाकर रहूंगा कि वह कहां पर जाती है। वह यह भी बताता है कि इस जगह को देखकर लगता है कि इस जेल को किसी गुफा या खाड़ी के अंदर बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर वर्टिकल है और वर्टिक स्ट्रक्चर का एक नियम होता है कि जो रास्ता नीचे जाता है वो ऊपर भी जाता है। एमिल कहता है कि अगर हम बॉक्स के अंदर चले भी गए तो हम उन पेंच को कैसे काटेंगे जो वहां पर लगे हुए हैं। वो कहता है कि हमें काटने की जरूरत नहीं है, ये जगह समंदर के किनारे है क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा नमी है और जब हम उस आइसोलेशन वाली जगह में यानी कि बॉक्स के अंदर जाएंगे तो जो लोहे की धातु तुमने मुझे दी है हम उसे लाइट के आगे लगाकर उसका रिफ्लेक्शन उन रिबट्स में डालेंगे जिससे वो रिबट्स फैल जाएंगे और अपने आप बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जिसने भी यहाँ पर रिबट्स लगाए हैं उसे यहाँ पर एल्यूमिनियम के रिबट्स लगाने चाहिए थे, लेकिन रिबेट निकालने के बाद तुम्हें कम से कम 5 मिनट तक वहां पर जितने भी गार्ड्स हमें सीसीटीवी कैमरा में देख रहे होते हैं उनका ध्यान भटका होगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। और एक बार मैं ऊपर पहुंच गया तो मुझे पता चल जाएगा कि हम कहां पर हैं। इसके बाद एमिल यहाँ से उठता है और इसी जेल में एक कैदी जिसका नाम जावेद होता है वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है और अब एमिल के बीच में, जावेद के लोगों के बीच में और साथ ही साथ रे के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इन सबको अलग अलग बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर जाने के बाद जब वहां पर लाइट जलती है तो रे अपनी जेब से उस मेटल के टुकड़े को निकालता है और लाइट का रिफ्लेक्शन वो सीधा उन स्टील के रिबट्स के ऊपर डालता है जिससे वो गर्म हो जाती है। एक एक करके वो सारे रिबट्स को निकाल देता है, लेकिन वो ढक्कन नहीं खोल सकता क्योंकि वो जानता है कि कैमरे से उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। दरअसल रिबट्स उसने इस तरह से निकाले होते हैं कि कैमरे में किसी को पता ही नहीं चलता। और अब वो अपने दोस्त एमिल को इशारा करता है और प्लान के मुताबिक वहां पर एमिल चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरा पर इन सब को देख रहे हैं सबका ध्यान एमिल की तरफ चला जाए। और ऐसा ही होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे एक टिश्यू पेपर को चबा आता है और उस टिश्यू पेपर को वो सीधा कैमरे के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से उसके बॉक्स में अब कोई भी नहीं देख सकता। वो ढक्कन खोलकर नीचे जाता है और कुछ आगे जाने के बाद उसे पाइप्स दिखते हैं और वो उन पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो ऊपर चढ़ ही रहा होता है तो एक पाइप टूट भी जाता है जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरह से रे ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है। और जब वह बाहर निकलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ समंदर के अलावा कुछ भी नहीं होता और यह जेल एक बहुत बड़े पानी के शिप के अंदर होती है। यहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं। रे छुप जाता है और जल्दी से अब वो वापस नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है क्योंकि किसी भी तरह से उसे अपने बॉक्स में वापस आना होगा। और जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन जो पानी का पाइप टूटा था उससे वहां पर पानी भरना शुरू हो गया होता है, इसीलिए गिरने से उसे चोट नहीं लगती। और जितने बॉक्सेस के अंदर कैदी बंद होते हैं वहां पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। वर्डन बोलता है कि सबको बाहर निकालो और इससे पहले कि वो रे के बॉक्स का दरवाजा खोलते रे वहां से पहुंच जाता है और वो ढक्कन भी लगा देता है और साथ ही साथ एक दो रिबट्स भी लगा देता है। यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो उसने कागज यानी कि टिश्यू पेपर लगाया था वो उसे भी निकाल देता है और अब रे को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे बाहर निकालने के बाद जो यहाँ का वार्डन होता है जिसका नाम होप है वो अपने से पूछता है कि गड़बड़ कहां पर हुई थी, पानी अंदर कैसे भर गया। वो कहता है बॉक्स 2 के नीचे। होप कहता है बॉक्स 2 के अंदर तो एंथनी था। यहाँ पर रे का नाम एंथनी है और होप को नहीं पता होता कि एंथनी ही रे है, वो मशहूर आदमी जो आज तक कई जेलों से भाग चुका है। और जब वो बी नंबर 2 के अंदर जाता है तो वहां पर उसे कुछ रिवेट्स दिखते हैं जो रे लगा नहीं पाया था। गार्ड कहता है कि इन पर जंग लग चुका है और पानी के प्रेशर से बाहर निकल गए होंगे। होप उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब आगे क्लार्क वार्डन होप को कॉल करता है और वो उसे बता देता है कि एंथनी ही रे है और बहुत सारे देश इस जेल के लिए पैसा दे रहे हैं और रे अगर वहां पर है वो वहां से निकल नहीं सकता, तो यह इस बात का सबूत है कि इस जेल से कोई भाग नहीं सकता। क्लार्क होप को यह भी बताता है कि यहाँ पर जो एक आदमी है जो विक्टर के साथ काम करता था, अगर वो हमें विक्टर का पता बता दे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बैंक हैं जो हमें बहुत पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे वो पूरी वर्ल्ड बैंकिंग को पलट कर रख देगा। और सिर्फ एम हमें बता सकता है कि विक्टर कहां पर है, उससे किसी भी तरह से ये इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि क्लार्क ही वो आदमी है जिसने रे को धोखा दिया है, जिसने उसे यहाँ पर फंसाया है और वो उन लोगों के साथ मिल चुका है जिन्होंने मिलकर इस जेल को बनाया है। और रे का यहाँ पर रहने का मतलब यह है कि इस जेल से कोई भी नहीं भाग सकता। इसके बाद रे पर यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है जिससे रे पूरी तरह से टूट जाता है और वो यहाँ से बाहर निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। लेकिन एबेल कहता है कि बाहर मेरी भी एक बेटी है और तुम्हें इस जेल से निकलना होगा ताकि तुम उन लोगों से बदला ले सको जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर फंसाया था। और एक बार फिर से रे के अंदर यहाँ से भागने का जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके चेहरों पर मास्क लगा होता है, इसीलिए किसी को भी पहचानना नामुमकिन है। और रे और एबेल अब इनकी चाल से इन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं। वो अपने हिसाब से इन्हें नाम देते हैं, लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि इन्हें ये पता लगाना होगा कि ये इस वक्त किस जगह पर है। इसके लिए रे कहता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना होगा और एबेल जानबूझकर उसके पैर को जख्मी कर देता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे पूछता है कि आपको हमें बताना होगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं कि वो गलत है। पर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता। रे यहाँ से कुछ चीजें चुरा कर ले आता है और वह उन चीजों से एक पेन से और एक चश्मे से जो वहीं पर वो किसी आदमी से लेते हैं एक सेक्सटेंट यानी कि एक डिवाइस बनाते हैं। और रे कहता है इससे हम अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डेक पर जाना होगा और ध्रुव तारे की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम एग्जैक्टली कहां पर हैं। तभी वहां पर एक गार्ड आता है जिसे हॉब्स ने भेजा होता है क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो रे को वहां से ले जाता है। और हॉब्स को अब पता है कि इसका नाम एंथनी नहीं बल्कि रे है। वो कहता है मैंने तुम्हारी किताब पढ़कर इस जेल की पूरी सिक्योरिटी को टाइप किया है, इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। रे कहता है अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पे रखने के तो हमें पैसे मिलते हैं। रे कहता है मैं तुम्हें विक्टर का पता बता सकता हूँ क्योंकि एमिल को चाहे तुम जिंदगी भर भी मारते रहो लेकिन तुम्हें वो विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताएगा, पर ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। और वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि अगर विक्टर का पता इन्हें मिल गया तो इन्हें बहुत पैसा मिलेगा और अगले कई दिनों तक वह इन्हें विक्टर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता रहता है क्योंकि उसने एमिल को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे चालाकी करने वाला हूं। वो एमिल को ये भी बोलता है कि इस सेक्सटेन को जो मैंने बनाया है यानी कि उस डिवाइस को जिससे लोकेशन का पता चलेगा वो जावेद को दे दो। जावेद पर कभी कोई शक नहीं करेगा क्योंकि जावेद और इनकी आपस में कई बार लड़ाई हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी वो जावेद के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहोगे, और जावेद भी इनके साथ मिल जाता है। जावेद वर्डन होप के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि एमिल और एंथनी यानी कि रे ये दोनों यहाँ से भागने का क्या प्लान बना रहे हैं।
कहता है तुम मुझे प्लान बता दो। जावेद कहता है एक शर्त पर, मैं खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करना चाहता हूं। और वर्डन होप इसके लिए मान जाता है और उसे ऐसा करने की वो इजाजत दे देता है। और जब वो ऊपर खुले आसमान के नीचे होता है तो वो ध्रुव तारे की स्थिति के हिसाब से कागज पर निशान लगा देता है और इससे रे को पता चल जाता है कि ये अटलांटिक ओशियन में है और का जो शिप है वो मोरक्को के आसपास है। एमिल कहता है कि यहाँ आसपास एक आदमी है जो मुझे जानता है और वो हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उस इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे। रे कहता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो क्लॉटिंग पाउडर खा लेता है और डॉक्टर के पास जाता है और किसी तरह से उसे अपनी मदद करने के लिए मना लेता है। वहीं जावेद जिसने ऊपर नमाज पढ़ी थी वो हॉब्स को यह बताता है कि रे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है और अब हॉब्स उसके सेल पर पूरी तरह से नजर रखता है और वो देखता है कि वो शीशे पर टैप कर रहा होता है, यानी कि पेन से ठक ठक कर रहा होता है और वो रे की किताब को निकालता है जो उसके पास होती है। ये एक तरह का टैप कोड होता है जिससे वो किसी को मैसेज भेज रहा होता है और जब वर्डन हॉब्स इस मैसेज को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि कल सेल सी में लड़ाई झगड़ा होगा और वो समझ जाता है कि कल ले सेल सी से भागने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो खुद भी यहाँ पर कहती है वो रे के कहने पर यहाँ की लोकेशन उस आदमी को भेज देता है जिसे उसने भेजने के लिए कहा था और साथ ही साथ टाइम भी बता देता है कि इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर पहुंचना है। अब सेल सी में जहाँ पर होप के हिसाब से झगड़ा होना है वहां पर वो सिक्योरिटी को तिगुना कर देता है। वो कहता सिक्योरिटी को तिगुना कर देता है। वो कहता है मुझे वहां पर सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन झगड़ा सेल सी में नहीं बल्कि सेल ए में होता है क्योंकि ये उनका प्लान होता है और इसी बात का फायदा उठाकर वहां से रे, एबेल और जावेद ये तीनों की तीनों ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि ये बाहर निकल पाते ये जगह पूरी तरह से सील हो जाती है और अब ये तीनों की तीनों अंदर फंस चुके हैं। हालांकि रे ने सारे कैमरे यहाँ के एक साथ खराब कर दिए होते हैं, लेकिन अभी भी होस्ट को पता चल रहा होता है कि ये कहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोशन डिटेक्टर भी होता है। गार्ड्स को पता है कि ये तीनों कहां पर है, इसीलिए वहां पहुंच जाते हैं, इन पे फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग में जावेद को एक गोली भी लग जाती है। रे सोचता है कि मैंने कैमरे खराब कर दिए, फिर भी इन्हें हमारी लोकेशन का कैसे पता चल रहा है और वो देखता है कि वहां पर मोशन डिटेक्टर मशीन होती है और वो उसे भी खराब कर देता है और अब किसी को नहीं पता कि ये तीनों कहां पर है। रे कहता है यहाँ से बाहर निकलने का, सारे लॉक्स को खोलने का एक ही तरीका है कि मैं इंजन को बंद कर दूं, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ 6 सेकंड्स मिलेंगे। 6 सेकंड्स के अंदर हमें बाहर निकलना होगा। एमिल कहता है तुम 6 सेकंड के अंदर बाहर नहीं निकल पाओगे। रे कहता है मेरे पास प्लान बी हमेशा होता है और अब एमिल ऊपर चला जाता है जहां से वो बाहर निकल सकता है, लेकिन जावेद उसके साथ नहीं जा सकता, उसे गोली लगी है, इसीलिए वहीं पर रुक जाता है और जब वहां पर और गार्ड्स आते हैं तो जावेद सब पर गोलियां चलाता है, पर जवाबी हमले में जावेद जाता है वहां, रे इंजन को बंद कर देता है और एमिल अब ऊपर डेक पर पहुंच चुका है जहां पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है क्योंकि 5 बजे हेलीकॉप्टर को यहां पर पहुंचना था। हेलीकॉप्टर से ऊपर जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं सब पर गोलियां चल रही होती है, लेकिन एमिल किसी तरह से हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और रे अब नीचे फंसा हुआ है जहां पर अब वार्डन होप भी आ चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, खून बहा सकते हो, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल सकते और तभी शिप की पावर ऑन हो जाती है और रे एक टैंक के अंदर छुपा होता है जहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल ये शिप का स्टेबलाइजर टैंक होता है और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो ये पानी को शिप के नीचे से बाहर फेंक देता है और बाहर वार्डन होप समझ जाता है कि रे इसी टैंक के अंदर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और जैसे ही वो टैंक पूरी तरह से भरता है वो पानी के साथ रे को बाहर फेंक देता है जहां पे एमिल उसे देख लेता है। वो हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां नीचे फेंकता है और रे को ऊपर खींच लेता है और तभी शिप पर यह दिखाया जाता है कि वहां पर होप आ जाता है और वो इन पर कई गोलियां चलाता है जिससे एमिल जख्मी हो जाता है। अब रे भी उसकी तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन वो गोलियां उसकी तरफ नहीं बल्कि वहां पर ऑयल टैंक्स होते हैं उन पर चलाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में होप की मौत हो जाती है और ये दोनों इस जेल से जहां से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन होता है, ये यहां से भागकर निकल चुके हैं। ये दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और तभी एक जीप आती है और इस जीप से वही लड़की उतरती है जिसने एफबीआई की एजेंट बनकर इन्हें यह पूरा प्रोजेक्ट दिया था, जिसका नाम जेसिका मेयर था। और यहाँ पर रे को यह पता चलता है कि ये एमिल की बेटी है और साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि एमिल का असली नाम विक्टर मैनहाइम है, जिसके बारे में हमेशा वार्डन होप उससे पूछना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एमिल वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा है, यानी कि विक्टर मैनहाइम। और विक्टर का जो यहाँ पर नाम होता है एमिल रोटमायर, दरअसल ये एक तरह का कोड होता है जिससे उसके लोगों को पता चल सके कि वह कहां पर है। और साथ ही साथ रे को जो यहाँ पर जेल में नाम दिया जाता है एंथनी पोर्टोस, यह भी एक तरह का कोड होता है ताकि जेल में विक्टर यानी कि एमिल ये पहचान ले कि इस आदमी को उसकी मदद के लिए भेजा गया है। इसीलिए जब वो पहली बार उसका नाम सुनता है एंथनी पोर्टोस तो विक्टर उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है। और यहाँ पर रे को अब यह पता चल चुका है कि उसे इस जेल में जेल की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि यहाँ पर जो विक्टर यानी कि एमिल था उसे छुड़ाने के लिए उसे अपने साथ बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। और उसका जो पार्टनर क्लार्क था उसे सब कुछ पता था कि वो कहां पर है क्योंकि उसी ने उसका ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया था, लेकिन बाद में वो जेल वालों के साथ मिल गया और वो नहीं चाहता था कि रे कभी भी इस जेल से बाहर निकले। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि एक इलीगल जेल का पर्दाफाश हो गया और रे के साथ काम करने वाली एबिगेल जो उसकी दोस्त होती है वो रे को बताती है कि क्लार्क उन लोगों के हाथों बिक गया था। वो उस कंपनी का सीईओ बन गया था जिसकी वो जेल थी और उसे सालाना $5 मिलियन की सैलरी ऑफर हुई है और इन्हें पता है कि अब वो कहां पर है। वो उसे ट्रैक कर लेते हैं। वहीं यह दिखाया जाता है कि क्लार्क अपनी गाड़ी में बैठता है और उसकी गाड़ी में पहले से रे का आदमी बैठा होता है और वो क्लार्क को कहता है